बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, ये जो गर्मी है ये सिर्फ मौसम के अंदर शामिल नहीं है। इस गर्मी का बराह रास्त ताल्लुक अदालत में चलने वाले केसेस से भी है। इस गर्मी का बराह रास्त ताल्लुक सियासतदानों के सियासी बयानात से भी है। और आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हर जगह की जो गर्मा गर्मी है, जो महाजराई है, उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। मगर तकरीबन एक ही हफ्ता बाकी रह गया। एक हफ्ते के बाद जो बजट है वो भी पेश किया जाएगा। बजट से एक और गर्मी का पारा चढ़ेगा आवाम का, क्योंकि बजट के अंदर जो चीजें आएंगी उसका भी मुफस्सल जायजा लेंगे आज के मुकाबिल में कि क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर सब्सिडीज मिलने की तवक्को है और कौन कौन से शोबे हैं आवाम समेत जहां पर टैक्सेस की भरमार होगी। इन तमाम चीजों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। ये तीनों बड़ी अहम चीजें हैं। आमिर साहब, चीजें आम एक और भी एक अहम चीज है, यकीनी तौर पर आपकी नजर से गुजरी होगी। गैर मुल्की साफ़ी हैं मेहदी हसन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू इमरान खान साहब से इस तरह से किया। गैर मुल्की नहीं है, बहुत रिनाउंड, इंटरनेशनली रिनाउंड जर्नलिस्ट। उन्होंने चंद सवालात खान साहब को भेजे और उन सवालों के जवाब दिए गए। आप बड़े आइडियल समझते हैं, आप बड़े मोतरफ रहते हैं, आपकी बड़ी फेवरेट हैं वो खातून हिना परवेज भट्ट साहिबा। मुझे तवक्को नहीं थी कि आप जिस खातून को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं उनकी सूझबूझ इतनी होगी कि उनके कंटेंट को वो पेड कह रहे हैं कि पैसे लो और इंटरव्यू दो। इशू ये है कि ये इमरान खान का इंटरव्यू छप जाने से या तस्वीर आने से या नाम आने से ये जो एकदम सा इतना डर जाते हैं। मतलब ये है कि हुकूमत जो है, बहरहाल इनका मेन मुखालिफ जो है वो पीटीआई है और इमरान खान है। ये उसका नाम लेने से या उसका इंटरव्यू किसी जगह आने जाने से वो एक कंट्रोवर्सी ज़रूर है कि जी वो इंटरव्यू रिटर्न था, कैसे निकला, वो एक अलग बहस है। मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं जनाब बिल्कुल आएँ, हम आपके मुकाबिल हैं, तो मेरिट के ऊपर लड़ती हैं। इनका इस तरीके से बहुत ज़्यादा करना, और सिर्फ ये हुकूमत की भी बात करते हैं, अदालत का आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही बहस रही कि जो नैब की तरमीम के ऊपर जो केस था वो पिछली दफ़ा भी ये इशू आया था कि जब इमरान खान का वहाँ पे स्क्रीन में दिखाया जाना तो उस दिन वो नहीं दिखाया गया, जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, और फिर एक उनकी तस्वीर लीक हुई। ये बड़ी बहस रही और तफ्तीश होती रही कि जी वो लीक कैसे हुई। तो आज फिर जो है दोबारा जो है 1 मिनट की सिर्फ एक बहस हुई और उसके बाद जजों में तकसीम नजर आई। जजों में नहीं, एक अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने कहा जी ये दिखाया जाना चाहिए। और फिर 1 मिनट की उस प्रोसीडिंग्स के ऊपर जज हजरात चले गए और 55 मिनट, बहुत ही गैर मामूली था कि 55 मिनट तक जज आपस में बहस ये करते रहे कि ये दिखाया जाना चाहिए, नशरियात के नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके बाद वो हमारा यही अखज़ कर रहे हैं हम कि इसी चीज़ पे ज़ाहिर है बहस रही, और ये बड़ा अनयूजुअल था, इतना टाइम नहीं लेता। तो उसके बाद जो है 4-1 से जो है इसका ये फैसला हुआ कि नहीं दिखाया जाएगा उनकी नशरियात को। इमरान खान जिसके प्रोसीडिंग्स का हिस्सा थे और उन्होंने बाद में उनकी प्रोसीडिंग में उन्होंने बात भी की, तो वो नहीं दिखाई जाएगी। अभी उसका कोई इख्तलाफी नोट जो है पता नहीं अतर मिनल्ला साहब देते हैं या बाकी जजरात भी देते हैं या नहीं। अगर देंगे, कोई देंगे तो रीजनिंग सुनने में हम बड़े इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जो रीजनिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर दी गई उससे कोई इतनी जो है ना वो मंतकी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस फाइज़ साहब ने ये फरमाया कि ये इसलिए हम अपोज कर रहे हैं नशरियात को डायरेक्टली दिखाने में क्योंकि ये बड़े टेक्निकल है। तो टेक्निकल वो इसलिए क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का जो बिल है वो इतना ज़्यादा टेक्निकल था, वो 5-5, 6-6 घंटे रोज़ चलता रहा और कई दिन तक दिखाया जाता रहा। आम आदमी को बिल्कुल समझ नहीं आती थी, वो बहुत ही टेक्निकल केस था, मगर वो दिखाया जाता रहा। सो ये कोई इतनी मंतकी बात नहीं, घूम फिर के नज़र आ रहा था कि इमरान खान की वजह से ये तासुर बाहर गया कि जी इसलिए नहीं दिखाई गई कि इमरान खान था। अब अदालतों का, हुकूमत का तो चले फिर भी एक डिफरेंट मामला है। अदालतों का जब इस तरह का एक वो आए कि कैदी के भी हकूक होते हैं, ऑफ कोर्स कन्विक्टेड और नॉन कन्विक्टेड का एक फ़र्क होता है। तो
तो उसके बाद अदालतों का एकदम से ये शायद कहीं जो है इस बात का भी जिक्र हुआ कि क्यों 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 इतना अदालतों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई थी कि उनका दिखाया जाना या ना दिखाया जाना इतना क्या इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स फिर ये भी बहरहाल एक नई एक हुई चीज़ कि उनका मुकालमा चीफ जस्टिस से हुआ और बड़ा वो भी आयरॉनिकल था। फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने अपनी वो चीज़ वो प्रोसीडिंग्स करती रही है बाय द वे, क्योंकि पहले टिकट्स चलने पे एक ममानियत आ गई थी पैमरा के नोटिस की वजह से। आज बताया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने उसको जो है फिलहाल स्टे कर दिया है कि जब दिखाया जा सकते हैं वो रुदाद उनकी अदालतों की चल सकती है। एक तरफ तो ये अदालतों के अंदर ये आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक तकसीम नज़र आई कि 1 मिनट की प्रोसीडिंग में 55 मिनट जो है ना कि दिखाया जाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, तो उनकी हसासियत अदालत की नज़र आई कि जी वो उस पर है। दूसरा, अदालत की और एग्जेक्टिव की एक लड़ाई चल रही है कि जिसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया जो ये कि जी अदलिया के अंदर काली भेड़ें हैं और हमें वो पता है, ये आपने मेरा ख्याल शुरू में दिखाया, अगर दोबारा पर जो सब दिखा सके इस चीज़ को, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अदालत के मुतालिक ये कहा कि काली भेड़े हैं, दो मुतज़ाद जगहों पे जो मुतज़ाद उनके जो मुतज़ाद मुख्तलिफ पहले क्या कहते थे आप क्या कहते थे, अगर वो मौजूद है तो दिखाइएगा, मगर अदालत में उसकी भी जो है ना एको सुनाई दिया, उस पर भी डिस्कशन हुई। हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी जुबैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं बात कर रहा था कि एक जो इस वक्त सूरत हाल है कि अदालत के अंदर एक तकसीम नज़र आती है। हम समझते थे कि पहले जो जस्टिस बंदयाल के ज़माने में ये तकसीम थी शायद अब ख़त्म हो जाएगी, हमारी उम्मीद थी कि ये ख़त्म हो जाए, और एक तो वो तकसीम नज़र आई, फिर एक एग्जेक्टिव वर्सेस अदलिया एक महाज चल रहा है कि जिसके अंदर ख़ास तौर पे वो जज हज़रात जो हैं निशाने पे हैं जिनकी कल तक जो है PTI वाले मुखालिफ नज़र आते थे। आज हुकूमत की तरफ से जिस किस्म के बयान दिए गए और उसकी बातचीत जो है अदालत के अंदर भी डिस्कस हुई, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि और क्या मसाइल हैं जो आपके साथ मैं बजट के, एनर्जी के, किसानों के जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये एक और अदलिया के साथ भी ये मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी सा फ्रंट खुल गया है, क्या कहेंगे? जी ये देखें, ये तो अदलिया के साथ आपने सही कहा था कि पहले भी हमारे यहाँ जो तकसीम थी बड़े वाज़े थी जब जस्टिस बंदयाल थे चीफ जस्टिस, और अब भी अब मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा वाज़े हो गई है, क्योंकि इतनी पब्लिक कभी भी नहीं किया था अपना जो फ्रस्ट्रेशन था जजेस ने, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, जिस तरह से जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस कियानी और दूसरों ने जिस तरह से इजहार किया है और खुलेआम इजहार किया है। उसके बाद उसको भी एक जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था उसको भी मेरा ख्याल है को 1.5 महीना हो चुका है, और उनका कंसर्न था एग्जेक्टिव के हवाले से कि एग्जेक्टिव के इदारे जो है दबाव डालते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का। अब एग्जेक्टिव के हेड हैं शहबाज शरीफ, वो पहुंच गए चीफ जस्टिस के पास। हालांकि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी थी ना कि ये अगर उनके नीचे जो भी महकमे आते हैं अगर जजेस को कंसर्न है तो उनके साथ तो उन्होंने अभी तक इंटरेक्शन ही नहीं किया। एटलीस्ट पब्लिक तो नहीं कोई चीज हुई कि जिससे पता चले कि प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड बाय द 6 जजेस। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, फिर आपको पता है कि अथर बिनिल्ला और दूसरे जजेस सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बिल्कुल काफी ऑब्जर्वेशंस ऐसी दे चुके हैं जिससे उनको एग्जेक्टिव के हवाले से कंसर्न्स हैं। तो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं पाकिस्तान के हवाले से। अब इतने इश्यूज कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से हैं। आज आपने देखा होगा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो कहा गया कि जी ट्रिब्यूनल्स, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से उसको नाफिज किया जाए, इलेक्शन कमीशन की तंबीह की गई। देयर इज मास कंफ्यूजन। हालांकि जब हम बात करते हैं कि हल किया है पाकिस्तान को ले जाने का, तो मैं कहता हूँ कम से कम जो चीजें जिस पर कमिटमेंट है सबकी, एटलीस्ट पब्लिकली कमिटमेंट है कि जी 1973 आइन पर कमिटमेंट है और उसके तहत जो भी जुडिशल प्रोसेस है या इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको उसके तहत चलना चाहिए। अब ना आपने इलेक्टोरल प्रोसेस को सही तरीके से चलाया है, ना आप जुडिशल प्रोसेस को सही तरीके से चलाने के लिए तैयार है।
अब ये वो लतीफ़े आ जाते हैं, इस तरह के शेर याद आ जाते हैं कि वो आपको कैसे पता कि आपके मुतल्लिक की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी मज़े का केस थी। टॉन जनरल कह रहे हैं नहीं जी वो आपको काली बेड़े नहीं कह रहे थे, वो किसी और के मुतल्लिक वो माजी के जजेस के हवाले से कह रहे हैं। तो प्लीज जारी रखिएगा। क्लियरली आज हमारी अदलिया में ऐसी काली भेड़े हैं, सब नहीं है लेकिन ऐसी हैं जिनकी जो पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देना चाहती। बड़े सीरियस इल्जाम लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो प्राइम मिनिस्टर जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेशन है कि जी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल उनके ताबे नहीं है, या उस किस्म के फैसले नहीं कर रही, या ऑब्जर्वेशन इस किस्म के दे रही है जिससे वो हुकूमत की पॉलिसी से जाहिर खुश नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। आजकल के हालात में उनको उस तरफ खड़ा होना चाहिए जहां असूल की सियासत हो, असूली फैसले हों। जाहिर है हमारे हुकूमतें तो उस किस्म के फैसलों को चाहती है जैसे मौलवी तमीजुद्दीन के वक्त से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तमाम फैसले हुए जिसमें अगर उस वक्त वो खड़े हो जाते, मैं कहता हूँ अगर मौलवी तमीजुद्दीन के वक्त जो जज थे अगर वो उस वक्त खड़े हो जाते तो आज मेरे ख्याल है पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती। ये अभी ज़ुबैर इसका एक और पहलू ये है कि ये अभी बहस जो है ये कौमी नहीं रह गई, ये बैनुल अक़वामी हो गई है कि वो जो इशू आ गया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ जस्टिस जो एक खत लिखा है, अब वो भी उसकी भी बाज़गश्त चल रही है कि एम्बेसडर साहबा ने बरतानिया की, उन्होंने बरतानिया का जो है वो जो वर्जन था इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी के, और वो बरतानिया का नहीं था, वो सारी जो मॉनिटरिंग यूनिट से इंटरनेशनल जो थे वो अमेरिका का भी था, यूरोपियन यूनियन का भी था कि जी तमाम दुनिया कह रही थी कि इसके अंदर शफाफियत नहीं थी और काफ़ी सारे सवाल हैं। तो उन्होंने वो बातें की तो उस पर वो जो पूरी एक जवाब भी दिया गया और 2-3 क्वेश्चन उस पर आ जाते। एक तो अगर देना था तो अपने फॉरेन ऑफिस या अपने अटॉर्नी जनरल को लिखा जा सकता था, वो डायरेक्टली लिख दिया गया और उसके मंदरजात पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या कहें जी आमिर, एक तो पहली बात ये कि अगर ये दिस इज शी एज अ डिप्लोमेट स्पोक, अगर पाकिस्तान को कंसर्न है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के बरखिलाफ है कि पब्लिकली इस तरह से इजहार नहीं करना चाहिए था, तो फॉरेन ऑफिस को आगे बढ़ के इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो पहली बात तो ये कि वेयर इज द फॉरेन ऑफिस, उनका अगर ये ऐसा कंसर्न है जो कि मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए कि आपको अगर आपकी असलियत कोई दिखा रहा है तो बजाय कि आप उस पर कोई शर्मिंदगी का इजहार करें, आप कह रहे हैं कि 1953 में मुसद्दिक की हुकूमत को जो आपने निकाला था ईरानी प्राइम मिनिस्टर को, वो उसका आप जवाब दें। तारीख का सबक समझाया जा रहा है कि बरतानिया वालों को। आमिर मैं ये कहता हूँ कि इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जी आप को ये लेटर बल्ला वापस लेना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। ये आपने डिसइनफ्रेंचाइज किया था करोड़ों पाकिस्तानीज को। अगर पीटीआई से कोई गलती हो भी गई, पहली बात है तो कोई भी नहीं, अगर कोई गलती हो भी गई है तो आप करोड़ों लोगों को उसकी पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना कि जी पीटीआई ने सही इलेक्शन नहीं किए थे, इसलिए करोड़ों लोग वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते जो कि उनका हक बनता है कानून और आइन के मुताबिक। तो एक तो वो पता नहीं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। और अभी जिस तरह PMLN का इलेक्शन हुआ है उस पर वो भी तो जाहिर है नवाज, दोनों इलेक्शंस में कोई समझा दे हमें कि क्या फर्क है। एक दफा नहीं उन्होंने 3 दफा कोशिश कर दी है, इसी तरीके से हुआ है। उनके भी बिला मुकाबला जीते थे, इनके भी बिला मुकाबला जीते हैं, मगर वो पता नहीं क्या फर्क है। जी कोई देखो ना, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि PMLN जाहिर है हुकूमत में पंजाब में भी और सेंटर में भी, और वो इस इलेक्शन की तशहीर भी कर सकती थी पहले अखबारों के थ्रू या और उसको वीडियो और लाइव ट्रांसमिशन भी दिखा सकती थी। पीटीआई के पास ऐसा जनवरी में ऐसा माहौल नहीं था जिसमें वो तशहीर कर सकते। आपके 25 लोग निकलते थे तो आप अरेस्ट कर लेते। अब वो आप ये कह रहे हैं कि आपने छोटी सी जगह पर क्यों इलेक्शन कराया था। अब ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही अगेंस्ट द बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। और जिस तरह मैंने कहा कि वो पनिशमेंट पार्टी के लिए नहीं थी, वो पनिशमेंट करोड़ों पाकिस्तानीज को डिसइनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की गई थी कि आप किसी ना किसी, जब आपने ये कह दिया कि ये बल्ला नहीं होगा तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। और फिर एक के बाद दूसरे मसाइल हुए, जिस तरह रिजर्व सीट का मसला उसकी वजह से हुआ,
एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है जब आज से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद कोई भी हिस्टोरियन देखेगा तो इसकी तारीफ नहीं करेगा इस फैसले की, ये उन्हीं फैसलों में शामिल होगा, मौलवी तमीज़ुद्दीन टाइप फैसलों में। ये मुझे जुबैर एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि नून लीग जो है वो बहरहाल पंजाब की एक बहुत बड़ी पार्टी है, इंतखाबी निशान उनका शेर है, मगर शेर जो है सिर्फ इस बात से ही घबराया हुआ है कि जी इनका इमरान खान की शक्ल क्यों आ गई, नाम क्यों आ गया, इंटरव्यू क्यों आ गया। कल को अगर वो बाहर आ जाते हैं या इनको इलेक्शन उनसे लड़ना पड़ता है तो फिर क्या बनेगा। ये मतलब ये है कि पार्टीज अफोर्ड नहीं करती कि नज़र आए कि वो इतनी डरी हुई हैं, एक इस तरह बैकफुट पे जाके वो कहते हैं जी बिल्कुल आए, बिल्कुल सामने आए, पॉलिसी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इख्तलाफात होने चाहिए। सो सिर्फ नाम के आने से क्यों डर है, कोई बरतक क्या है इसकी। और अच्छा, ये या तो आमिर ये पहली दफा हो रहा हो पाकिस्तान के एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि एक सियासतदान को पाकिस्तानी अवाम से दूर रखे, छुपा के रखने की कोशिश से आपका मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर ही होता चले जाते हैं, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान थे, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो थे या जो और दूसरे लीडर्स आए थे। बात यह है कि सियासी लोगों को आप सियासी मैदान में हराने की कोशिश करते हैं, और अगर आप नहीं हरा सकते तो डेमोक्रेसी की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू कंसीड डिफीट, कि भाई इस दफा हम हार गए, हम फिर आएंगे पाकिस्तान के अवाम के पास और लेट इमरान खान और पीटीआई गवर्न दिस टाइम, और हम आएंगे और एज एन ऑपोजिशन आएंगे, और अगर वो गवर्न नहीं कर सकेगा तो अवाम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे, जैसे पहले होता रहा है, कभी इस तरफ होते हैं कभी इस तरफ होते हैं। अवाम के मसाइल अगर पीटीआई हल ना कर सकती, और मेरा तो ख्याल है कि जो इकोनॉमिक हालात इस वक्त पाकिस्तान में थे फरवरी 2024 में और आज भी हैं, मैं तो अगर होता तो मैं कहता था कि दे दें भाई पीटीआई को हुकूमत बनाने दें। जो आईएमएफ के चैलेंजेस हैं, प्राइवेटाइजेशन के चैलेंजेस हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और दूसरे मसाइल जो पाकिस्तान के, कोई आसान काम तो नहीं है उसको चलाना। और मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, देखें इतने शदीद इतने सीरियस मसाइल हैं, इस पर तो सब एग्री करते हैं, और ये भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान हैज टू कम अप विद सीरियस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, चाहे वो टैक्स सेक्टर में हो या एनर्जी सेक्टर में हो, या पाकिस्तान जो एंटिटीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, उसकी बदहाली है, उसको ठीक करने के लिए आपको मुश्किल तरीन फैसले करने हैं। और मुश्किल फैसले वो होते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, और वो हुकूमत ले सकती है जो पॉपुलर मैंडेट से आई होती है। एक स्टोलन मैंडेट के साथ हुकूमत में आए आप, और उस पे आप मुश्किल फैसले आप कर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप पहले डर खौफ में बैठे रहेंगे कि अगर पहले ही हम पॉलिटिकली इतने वीक है, पहले ही हमने कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो हमारा खत्म हो गया, रियासत को बचाते सियासत को नजरअंदाज कर दिया हमने। तो जब आप खुद एडमिट करते हैं कि सियासत सफर की है, आपकी सियासत सफर की है, सियासत सफर का मतलब ये होता है कि इन द आइज ऑफ द पीपल आप वो सब नहीं कर सके जो आपको करना चाहिए था। अब आपको और मुश्किल फैसले करने, अब आप और डरेंगे मुश्किल फैसले करते हुए, फिर और ज्यादा वो होगा कि जी गलती होगी अगर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। मैं ये आमिर यहाँ एक चीज बता भी दूं, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बोर्ड जो होता है उस इदारे का वो फंडामेंटल होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी अप्रूवल, खास तौर पर वैल्यूएशन। आजकल वैल्यूएशन के लास्ट, क्योंकि अभी फाइनल डेट आ रही है बिड्स के लिए, और वैल्यूएशन पीआईए के बोर्ड के साथ शेयर नहीं हुई अभी तक। तो पीआईए के बोर्ड के साथ शेयर नहीं है, फिर कोर्ट कचहरी में कोई पहुंच जाएगा कि जी आपने वैल्यूएशन ही नहीं शेयर की थी पीआईए के बोर्ड के साथ कि किस तरह से यू हैव डिटरमिन्ड, और फिर कोई कहेगा मैं, या आप कहेंगे कि 100 रुपए का बिकना चाहिए था, ये कहेंगे 50 रुपए का। तो फिर कैसे डिटरमिन किया आपने वैल्यूएशन, किसने अप्रूव किया, क्या पीआईए के बोर्ड ने इटसेल्फ अप्रूव किया कि नहीं? इस वक्त तक पीआईए के बोर्ड मेंबर्स को पता भी नहीं है इस चीज। अब चेयरमैन साहब को पता हो तो वो मुझे नहीं पता, वो तो हुकूमत के साथ चले जाएंगे, बट बोर्ड मेंबर्स जो नॉर्मल हैं उनको नहीं पता। तो फिर आप डरेंगे अगर वो बैकफुट पर आएंगे जब अटैक होगा ऑपोजिशन की तरफ से, पीटीआई की तरफ से कि जी इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी के गैप से, सीरियस गैप से, और फिर आप सारा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस रुक जाएगा। पहली आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है मुश्किल फैसले करने के लिए।
जुबैर, बिल्कुल वो आप और हमारे जैसे कई लोग कह रहे हैं कि जो खसारे के यूनिट हैं ये बिल्कुल इनकी से जान छुड़ा लेनी चाहिए। बट जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सही तरीके से नहीं करेंगे तो सारा मामला ही कटाई में पड़ जाता है। ऑलरेडी आज पीपल्स पार्टी का जो फॉर एग्जांपल स्टील मिल के हवाले से बयान आया, उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी हम किसी तौर पे भी नहीं इसको प्राइवेटाइज करना चाहेंगे। तो वो भी क्योंकि काफ़ी सारा वो कराची और उनके अपने लगाए हुए लोग हैं जिनकी वजह से ये मामला खराब भी स्नैच तक पहुंचे, तो ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक और मंतक समझना चाहता हूं कि ये जिस तरह अभी आपने कहा कि पिछली दफा अगर ये इमरान खान को रहने देते तो उस वक्त वो उनका ग्राफ नीचे जा रहा था। आज भी मैं समझता हूं कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की भी हुकूमत हो, तो जिस वक्त मुश्किलात हैं, जो IMF के सख्त कंडीशंस में जो काम करने पड़ेंगे, जो भी हुकूमत होगी वो कोई आसान नहीं होगा उस गवर्नमेंट के लिए। तो ये जब मुश्किलात देखते हुए कि किसान सड़कों पे हैं, लोड शेडिंग की वजह से लोग सड़कों पे हैं, और जब इन्होंने और जो है बड़े बड़े फैसले करने हैं, रिटेलर्स पे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने टैक्स लगाना है, प्रॉपर्टी पे लगाना है, ब्ला ब्ला लगाना है, तो ये फिर ये जो अवॉइडेबल इश्यूज हैं जिस तरह के जुडिशरी वाला है, ये समझ नहीं आते कि इनको कौन, इनकी मशावरत कौन कर रहा है। पहले तो आप जैसे लोग थे तो समझ लेते थे, अब क्या इसकी बनता क्या है? अब अगर आप एक चीज देखें, विश मैं आपसे शेयर कर लेता, आपने कहीं देखा हो कि एक पिछले हफ्ते प्रोग्राम था जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब थे, शहजाद इकबाल थे। मैंने आपकी ट्वीट देखी थी, आपने बड़ी ट्वीट की थी कि जनाब 1 साल बाद इनको फैसिलिटेशन काउंसिल का पता चला है। पहला अमल होता है ना आमिर, देखें ये तो पहला अमल होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके पास टीम है जो हैंडल कर सकती है, फिर आप दूसरा कदम उठाते हैं ना। अभी जिस तरह एक नया टेलीविजन चैनल सेटअप हुआ है, एक मालिक वगैरह जिसमें है, उन्होंने जब स्टार्ट किया होगा उन्होंने ये देखा कि स्टूडियो जबरदस्त होना चाहिए, एंकर जबरदस्त होने चाहिए, हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदे हों जो कवर कर सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तो लाजमी जो है, अगर 6 महीने के और 1 साल के बाद आप ये कहें कि इस वजह से फेल हुआ है, और वो भी अगर आप उसमें भी देख लें कि वो कह रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आएंगे। भाई एक तरफ पहले हमें बताया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में प्राइवेट सेक्टर कहां से आ गया? वेयर डज द प्राइवेट सेक्टर कम्स इन? क्योंकि अगर आप रिकोडेक का फॉर एग्जांपल ले लें कि जी हमें कहा गया था कि शायद हम उधर शेयर से या कुछ करें, तो रिकोडेक प्राइवेट सेक्टर कैसे डिटर्मिन कर सकता है? व्हाट इज देयर रोल? सो इवन आफ्टर 1 ईयर वी आर कंप्लीटली, और वो फिर मैंने जिस तरह ट्वीट में भी लिखा था कि वो 50 इट एक्सप्लेन्स ना कि 50 ईयर के लोएस्ट लेवल पर है हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो, इन्वेस्टमेंट, एंड विच इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। और अगर आप 1 साल पहले की बातें सुनेंगे 25 बिलियन यहाँ से और 50 बिलियन वहां से, तो वो फिर हमें 1 साल के बाद बताया जाए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दैट टीम कि जी हमारा तो पेपर वर्क करने के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं है। आई मीन व्हाट डज इट शो? इट्स एम्बैरेसिंग कि आप पहले बाहर चले गए और फिर पता चल रहा है कि जी आपके पास तो कॉम्पिटेंस ही नहीं। तो कॉम्पिटेंस को तो पहले लाना चाहिए था ना, सबसे पहले लाना चाहिए था कि who are our people who are competent enough to handle and present and promote Pakistan. तो ये गैर संजीदगी नजर आ जाती ना। सऊदी अरेबिया का भी इतना ज़्यादा मुबालगा अमेज किया गया कि ये इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं। आज ही खबर चल रही थी कि अभी तक वो जो उन्होंने डिलेड डिफर्ड पेमेंट होती है ऑयल की, वो नहीं उनके साथ हो रही। वो $25 बिलियन की तो तफसीलात आई नहीं। फिर अब चाइना के मुतालिक उस तरह का एक हुपला क्रिएट किया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। चाइना सेकंड फेज में जा रहे हैं। वहां से जो वाइब्स आ रही हैं, जो उनकी आप देखें हुकूमत की जो है उसके अंदर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी नहीं कह रहे हैं, वो अब सिर्फ कॉरिडोर कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं पिछले से ही सेटिस्फाइड नहीं है जी। और वो हकीकत भी है। देखे ना, पहली बात तो ये है कि वो जो चाइनीज कंपनीज है उसके पाकिस्तान ने जो वाजबात देने वो अभी फंसे हुए, वो जाहिर सी बात सिक्योरिटी का उनको सीरियस कंसर्न है। वो इजहार भी कर चुके, बार बार इजहार कर चुके हैं, जेन्युइन इजहार कर चुके। आई एम श्योर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे चाहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, बट फ्रॉम चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो वो तो अभी नहीं है ना उनके पास अवेलेबल, इतने इंसिडेंट्स हो चुके। सो एक तो इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बनती है, दूसरे आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं है, तीसरे आपके पैसे उनके वाजबात आपने अदा नहीं किए, तो
उनको क्या इंटरेस्ट है। देखिए ना, चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो या कोई और कंट्री हो, अगर वो इस रीजन में आता है तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। अब तो वो दोस्ती और मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह तो खत्म हो चुका है ना। वो तो मेन चीज ये है कि सऊदी अरेबिया हैज ऑप्शन टू इन्वेस्ट इफ इट हैज दैट सरप्लस मनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इट हैज द ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां भी रिटर्न ज्यादा होगा, जहां भी बिजनेस कंडीशंस वायबल होंगी, तो उस हिसाब से वो करेंगे। मगर उसके लिए भी जो है वो क्योंकि अभी तो ऐलानात हुए हैं, तो जब वो फाइन प्रिंट में डिटेल्स आएंगी तो उनको देखना होगा कि क्या ऑफर किया जा रहा है, वो तब की बातें हैं। मगर पहले ही शोर मचा देना। मैं क्विकली चाहूँगा कि अब क्योंकि बजट आने वाला है, क्योंकि आप इकोनॉमी को बहुत समझते हैं, तो ये क्या आप कर रहे हैं कि जो अभी पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि बोर्ड का IMF का अप्रूव पहले वो IMF करेगा, तो उसके बाद फिर कैबिनेट उसको करेगी, और जो वो कंडीशनैलिटीज़ में जो चीज़ें आएंगी, तो यहाँ वो माहौल है, पॉलिटिकल विल है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कि जिसमें ये एब्जॉर्ब कर सके वो गवर्नमेंट ये वाला प्रेशर, इतने ड्रास्टिक स्टेप्स लेने का। जब बात बहुत से कहा भी कि ज्यादातर लोगों का थी कि हुकूमत, एक तो आपके पास मैंडेट नहीं था, फिर उसके बाद हालात ऐसे थे कि इतने वीक, आप मैंडेट के साथ आप हुकूमत लेंगे तो क्या आप मुश्किल कर सकेंगे। तो वहां अब जाके ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो पार्ट गवर्नमेंट जो है, इट्स अ नो विन सिचुएशन। मुश्किल फैसले करते हैं तो ऑपोजिशन का, PTI का खास तौर पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। IMF को सेटिस्फाई करते करते आपने अवाम का भुगता निकाल देना है। देयर इज नो, ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है कि गैस प्राइसेस के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जुलाई में 3 मंथली एडजस्टमेंट के बेसिस पर, क्वार्टरली और एनुअल, वो 3 प्राइस इंक्रीजेस अभी जुलाई में होने हैं। इसी तरह से और टैक्स के हवाले से जाहिर सी बात है, अब या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो फिर टैक्स कलेक्शन जाहिर सी बात है फिर आसान हो जाता है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 या 2.5% तक रहेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक्सपेंशन से नहीं टैक्स कलेक्ट करना, जो इंक्रीज टैक्स IMF कह रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, वो आपने जो हाँ है उसी पर और टैक्स लगाना है। और उसके लिए जाहिर है वो और बिजनेस कंडीशंस खराब होंगी और इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होंगी। अगर आपने कल पढ़ा हो, एक पब्लिक न्यूज थी, ब्रिटिश टोबैको जो है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर हमारे ऊपर और टैक्सेस लगेंगे तो हम वाइंड अप कर देंगे पाकिस्तान से, बिकॉज वाइबिलिटी बनती ही नहीं है। सो ये इतने सी, और इसी तरह से चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इसी तरह से दूसरी मल्टीनेशनल्स हैं, तो व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट कम्स तो वो तो एंगेज करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, वो इंसेंटिव्स की बात करते हैं, वो कमिट करते हैं कि जी हम एक्सपेंशन भी करेंगे, हम बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान इज अ वायबल मार्केट, दायरा 25 करोड़ अवाम है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल। यूरोपियन सिटी कंट्रीज वगैरह जब इतनी बिजनेस ले सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बट एट द सेम टाइम दे लुक फॉर इंसेंटिव्स, बिकॉज उनके लिए वो है कि यहाँ अगर हम रह के यही पैसा लगाएं और लॉसेस इनकर करें, इससे अच्छा तो हम बांग्लादेश भेजें, इससे अच्छा तो हम बस जुबैर, हम और आप जो है यूज टू हैं कि मंतकी पॉलिसीज की कोई मंतक समझ आए, मंतक नहीं समझ आ रही तो ये आपको तंग करते रहेंगे आइंदा भी। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलिए अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, सियासी और अदालती मामलात पे अभी बहुत सारी बात होना, बहुत सारी गुफ्तगू होना बाकी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक से वापस आके। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। सियासत के ऊपर कुछ बात होगी, मगर जो अदालत का मामला है और अदालती केसेस हैं उनके ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोता साहब ने। बहुत शुक्रिया पनसोता साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, बहुत हैवी किस्म के केसेस हैं, जरा हैवी किस्म की गुफ्तगू कर लेते हैं पनसोता साहब। मैं बिल्कुल हैवी नहीं, मैं चाहता हूँ इनसे सिंप्लीफाई करवा के करूँ, क्योंकि आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये अदालत के अंदर फरमाया कि क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है केस, तो इसलिए बराह रास्त इसकी नशरियात नहीं की जा सकती। तो मैं सिर्फ ये समझना चाहता कि तासुर ये गया, 2-3 तासुर आज गए हैं
कि एक ये कि मुनक़सिम है अदालत के अंदर मिनल्ला साहब बिल्कुल उन्होंने डिफरेंट की। 1 मिनट की प्रोसीडिंग के ऊपर 55 मिनट की डिस्कशन हुई और हमारे जो कलीग्स वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गए थे वो कहते हैं जनाब 15-15 साल से इस तरह का सिक्योरिटी का डर नहीं देखा गया। 3-3 लेवल पे जिस तरह तलाशियां की गई थी तो घूम फिर के तासुर ये गया कि ये जो सारा फैसला था वो इस चीज़ पे मरकूज था कि इमरान खान की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। हुकूमत की तो समझ आती है, अदालत का ये इस तरह की हसासियत हमें ज़रा समझा सकें कि कानूनी नुक्ता था या ये कुछ और था। सर पहली तो बात ये कि जब लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं तो मैं पर्सनली समझता था कि लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स कोई इतना अच्छा अमल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारी अभी जुडिशरी और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उस तरफ मैच्योर नहीं की गई या होनी चाहिए थी। लेकिन जब एक फैसला कर लिया गया ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत अच्छा फैसला था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उस फैसले को करने के बाद उस फैसले को आप सिलेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। हमारा बल्कि एक लीगल कॉन्सेप्ट है, मैं मुश्किल सा नाम है ले देता हूँ, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि जब आपने दो एक जैसी चीजों में फर्क करना हो तो उसके लिए कोई बहुत वैलिड कोजिट रीजन हो तो आप फर्क कर सकते हैं, वरना दोनों इक्वली ट्रीट होंगे। अब सवाल ये है कि या तो ये वाली हेयरिंग पहले दिन से लाइव टेलीकास्ट ना हो रही होती तो समझ आती थी कि इसको कह देते, ये एक लाइव टेलीकास्ट होती आ रही है, बीच में आके किसी एक शख्स की वजह से या जो भी रीजन की वजह से आपने उसकी लाइव टेलीकास्ट बंद कर दी है या जो भी आपने इसके ऊपर व्यू लिया है कर दिए, तो मैं समझता हूं कि वो सरासर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के भी और एक जो आपका हर शहरी का हक है ये, क्योंकि ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स है। आमतौर पर अगर लेट से कोई भी केस लगा, कोई भी शख्स अदालत में जा सकता है और अदालत एक ओपन प्रोसीडिंग्स होती है, उनमें किसी को रोका नहीं जा सकता, तो उस ओपननेस को भी रोका गया है। अब इसके रीजंस क्या है, ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो रीजन जो है ना जी, वो रीजंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके बेंच ने बैठकर डिसाइड किए हैं, सो ऑफ कोर्स मैं उस पर डिलिब्रेट नहीं कर सकता। आपके सवाल एक अनाउंस कर रहे हैं, खबर एक अनाउंस कर दूं, उसका ताल्लुक पंसोता साहब से और आपसे यकीनी तौर पे होगा। शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से जो जजेस के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है और कल वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। बस ये मैंने आपको बताना था, कल समाअत के लिए बात करते हैं। मगर जो रिपोर्टेड है बैरिस्टर साहब कि जज साहब ने कहा ये तकनीकी बुनियाद, ये बड़ा टेक्निकल केस है तो ये नहीं है, ये तो रिपोर्ट हुआ है। तो मेरा आर्गुमेंट था आगे आपके ज्वाइन करने से पहले कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर था उससे ज़्यादा टेक्निकल तो ये नहीं था, तो वो ये पैमाना उधर अप्लाई होता है। सर वो जब मैं तो चूंकि आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो हमारे वो पंजाबी में कहा जाता था कि मुंडा बड़ा टेक्निकल है। ये उस किस्म का ही कोई टेक्निकल इशू है जी जो मेरी तो समझ से बाहर है, एंड आई डोंट थिंक सो कि एक पाकिस्तान में जुडिशरी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट एनी टेक्निकल इशू, दे शुड बी कंसर्न्ड अबाउट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज। और अगर टेक्निकल है भी तो उसकी टेक्निकलिटी को हमें समझाया जाए, क्योंकि इस तरह रोकने से उस टेक्निकलिटी को ज्यादा हवा मिल रही है एज अपोज टू अगर आप खोल दें। मैं तो हमेशा कहता होता हूँ आप कोई भी बात है उसको करने दें, उसके बाद कवानीन मौजूद है, अगर किसी ने डेफमेशन की है, अगर कोई कानून वायलेट हो गया उसका अपना रास्ता ले। लेकिन इस तरह ज्यादा काम खराब हो रहा है और ज्यादा पजीराई मिल रही है और उस चीज को ज्यादा हवा मिल रही है जिसको ये एक्चुअली टेक्निकल बनाकर रोकना चाह रहे हैं। बहरहाल वंस अगेन जुडिशरी का फैसला जी, मैं अब उस पर एक अपनी राय तो दे सकता हूँ, बट फिर कल को अब हमें तो वकील भी शायद ना मिले, सारे तो FIR में नामजद हो गए, तो हमारे ऊपर भी जो हद तक इज्जत के जिस किस्म के कवानीन आ रहे हैं, जो माहौल है, तो हमारा भी आज बड़ी मुश्किल से पैमरा का रिपोर्टिंग का जो है सिंध हाई कोर्ट ने फारिग किया है। मगर ये मैं इसलिए खास तौर पे भी जानना चाह रहा हूँ कि इसका एक तनाजुर है। एक तनाजुर ये है कि पहले ही एक पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एक केस अदालतों में है कि 6 इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा हुआ है कि यहाँ मुदाखलत हो रही है। तो जब ये एक इस तरह का नशरियात को रोका जाता है और शायद आज एक आधी कोई इस तरह की ऑब्जर्वेशन भी आई है किसी जज साहब की तरफ से कि फिर ये भी समझा जाएगा कि हमारे ऊपर भी शायद प्रेशर है, तो ये उस तनाजुर में 3-4 जजेस के ऊपर जो कि कंटेम्प्ट के केसेस के फैसले भी अदालतों ने भी टेकअप कर लिया हुआ है और वो एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं, फिर ये कैसे देखा जाता है? देखिए सर, मैं इसको एक कम्प्लीटली और एंगल से देखता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल केसेस जो हैं वो काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, तो उसमें तो इशू नहीं है। इस केस में तो कंट्रोवर्सी भी कोई नहीं है, आपका एंटी ग्राफ्ट लॉ जो है वो चैलेंज हुआ है, उस चैलेंज के ऊपर आई थिंक पाकिस्तान के हर शहरी को पता लगना जरूरी है। और वैसे ही आई थिंक एकेडमिक डिबेट बड़ी अच्छी है उन वकला के लिए जो कि हम लाहौर बैठे हैं कहीं बैठे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं
मखदूम अली खान साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान इस पर बहस कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए वैसी लर्निंग, और पाकिस्तान की पब्लिक भी देखना चाह रही है। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट इस चीज को समझने से कासिर हूं कि ये डिटेल रीजनिंग, उसमें इख्तलाफी नोट पढ़ने का भी बड़ा मजा आएगा, बिकॉज वो भी फिर अपनी साइड बताई जाएगी कि इसके पीछे रीजन है क्या। क्योंकि मैं तो पर्सनली, जैसे आपको पहले कह चुका, आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि नथिंग शुड बी स्टॉप्ड, और अगर कोई चीज कानून से मुनाफी होगी उसके लिए कानून मौजूद है, उसको आप डील कर सकते हैं। सो अब इसके पीछे क्या मंतक थी, इसके ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तो समझ से बाहर है। कोई सजेस्ट मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी से रिलेटेड इशू, शायद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन होता तो हमारा व्यू और तज्जिया डिफरेंट होता। अब मैं कोई चीज सजेस्ट कर दूं, वो फिर एस्क्राइब हो जाए उनके साथ, तो एट्रीब्यूट हो जाए, सॉरी, तो मैं समझता हूं इसमें एहतियात करूंगा बहरहाल। लेकिन इस डिसीजन को मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये गैर मुनासिब डिसीजन है, आइन के जो बेसिक स्पिरिट है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन, उसके खिलाफ। आज तो ये अभी ये केस चूंकि अभी चल रहा है, तो पिछली दफ़ा भी बहुत बड़ा ये इशू बन गया था। आज भी हमारे रिपोर्टर हजरात बेचारे कह रहे थे कि जो माहौल था, जितनी वहाँ पे नज़र आया, सख्ती नज़र आई, 3 लेयर सिक्योरिटी की थी, तो पता नहीं अगली दफ़ा ये क्या होगा। मगर कब तक अदालतों का काम है फैसले करना, टालना तो नहीं है। अभी लास्ट टाइम जो साइफर का केस था, ये उस दिन ये उम्मीद की जा रही थी कि फैसला आ जाएगा, वो एकदम से पता चला जी छुट्टी कर दी गई है। अब सुना है कि दोबारा एक तो पीर को वो आना है, तो आई डोंट नो कि पीर वाले दिन क्या क़यामत आएगी। प्लस ये जो अभी हमारी को एंकर ने खबर दी है कि ये कंटेम्प्ट की केसेस जो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये लाहौर हाई कोर्ट में इशू हो गई हैं, इस पे दोनों पे अगर इकट्ठा करके आप तबसरा कर सकें। सर, पहली तो बात यह है कि जो केसेस वाले दिन आप छुट्टी हुई है, वंस अगेन उस छुट्टी की भी जो मंतक है वो समझ से बाहर है। बहरहाल अब हो गई वो, हमने पाकिस्तान, हमें आई थिंक इट टुक अस 26-27 ईयर्स टू रियलाइज कि वी आर अ न्यूक्लियर सुपर पावर। तो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, इनको समझ आ गई। लेकिन उस छुट्टी की वजह से जो एक तासुर गया पब्लिक में, हर आदमी ने अपनी अपनी क्यासराई की और उस पर बात की। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त डिसीजन आपके सारे के सारे रिजर्व हैं, दे शुड बी अनाउंस्ड एट द अर्लीस्ट, और जो भी डिसीजन है आइदर वे दे शुड बी अनाउंस्ड, उसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट बज़ाहिर जो नजर आता है, जो एटलीस्ट हम तबसरा सुनते हैं, जो लोग वकला पेश हुए, उनसे नजर आते हैं कि दे आर ऑल केसेस जो कि शायद 5 से 10 मिनट भी स्टैंड ना करें। तो इसलिए डिसीजन ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज बिहाइंड बार्स, ताकि वो अगर तो उसके खिलाफ है तो उसको चैलेंज करे, और अगर नहीं है तो उसको ही शुड बी प्रोवाइडेड दैट रिलीफ। सो मैं पर्सनली समझता हूँ कि इस इशू के ऊपर तो मैं इसके अंदर किसी किस्म का डिले करना जो है वो मुनासिब नहीं। अब जहां तक कंटेम्प्ट की आपने बात की है, जिनकी हुई है, अगर उन्होंने आज रियलाइज नहीं किया तो कल हाईकोर्ट क्या करेगी? और हाईकोर्ट में तो एंटरटेन करनी ही नहीं चाहिए कंटेम्प्ट। अगर जिन साहिबान के बारे में पाकिस्तान की सबसे जो टॉप जुडिशरी है उसके 5 जजेस आज बैठे हुए थे, आई थिंक मैं कंटेम्प्ट के लॉ का कोई इतना हामी तो नहीं हूं। मैं हमेशा समझता हूं कि इट शुड बी स्पेयरिंगली एक्सरसाइज। लेकिन जब इस किस्म की बातें शुरू हो जाएं, और उसके साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब आप कंटेम्प्ट का लॉ भी सिलेक्टिवली विद डिफरेंट यार्डस्टिक अप्लाई करें ऑन 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ बात कंटेम्प्ट से आगे चली जाती है। या तो इस चीज को सीरियसली लिया जाए, या फिर अक्रॉस द बोर्ड परमिशन दे दी जाए कि जी आप जुडिशरी को आपसे जो मर्जी कहें, आपकी मर्जी है, आपका जो दिल करता है। लेकिन अगर आपने उसको एक लीगली सस्टेनेबल क्राइटेरिया बनाना है, तो देन इट शुड बी इक्वली अप्लाइड एंड नॉट सिलेक्टिवली अप्लाइड। सो लेट्स से हाई कोर्ट तो मेरा नहीं ख्याल सुबह इसमें शायद कोई नोटिस वोटिस कर दे या ना करे। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। एनी लाइन साहब जो कुछ आप ऐड करना चाहें, फिर हम एक लाइन जरूर कर दूं कि थोड़ी सी आयरनी ज़रूर है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने आगे अपने, जब उनका रेफरेंस था तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि दिखाया जाए, तो उस वक्त की हुकूमत ने उनको इनकार कर दिया था। आज जो है सूबे की हुकूमत ने ये कहा कि इसकी नशरियात वो कहें, तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इनकार कर दिया। सो ये भी एक आयरनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। वक्त खत्म हो चुका है, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।